ईरान से इस वक्त कई बड़ी और बेहद संवेदनशील खबरें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ तेहरान ने CIA और मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को फांसी दे दी है, वहीं दूसरी तरफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। जबकि मिडल ईस्ट युद्ध के बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इरफान शेखुरजादा नाम के युवक को फांसी दे दी है, जिस पर आरोप था कि वह अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। ईरानी जुडिशरी के अनुसार इरफान सैटेलाइट और साइंटिफिक एक्टिविटीज से जुड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और उसने क्लासिफाइड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन विदेशी एजेंसीज को भी दी थी। हालांकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दावा यह है कि 29 वर्षीय एरोस्पेस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को 2025 में गिरफ्तार किया गया था और उससे जबरन कन्फेशन लिया गया कि ईरान पिछले कुछ वर्षों में इजराइल से जुड़े जासूसी मामलों में कई एग्जीक्यूशंस कर चुका है और तेहरान तेल अवीव टेंशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा विवाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भी सामने आया है, जहां ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने आरोप ये लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब तक ईरानी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को वीज़ा जारी नहीं कर रहा। फेडरेशन प्रेसिडेंट मेहदी ताज ने कहा है कि वीज़ा प्रोसेस बेहद धीमा है और अभी तक किसी खिलाड़ी को अप्रूवल नहीं मिला है। ईरान की टीम जल्द ही तुर्की में ट्रेनिंग कैंप करने जा रही है और ईरानी ऑफिशियल्स उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक समस्या का समाधान निकल आएगा। ईरान पहले ही फीफा से रिक्वेस्ट कर चुका था कि उसके ग्रुप G मैचेस अमेरिका के बजाय मैक्सिको में कराए जाएं, लेकिन फीफा ने इस मांग को खारिज कर दिया। अब ईरानी ऑफिशियल्स जल्द ही गियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। उधर मिडल ईस्ट टेंशन्स का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रेस्पॉन्स को पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल बताते हुए कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है, जबकि WTI क्रूड भी लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जारी तनाव और युद्ध के कारण पिछले 2 महीनों में दुनिया करीब 1 बिलियन बैरल्स ऑयल सप्लाई खो चुकी है और एनर्जी मार्केट्स को स्थिर होने में लंबा समय लग सकता है। वहीं गजा वॉर से जुड़ी एक बड़ी कल्चरल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सामने आई है, जहां डॉक्यूमेंट्री गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने BAFTA टेलीविज़न अवार्ड्स में करंट अफेयर्स कैटेगरी का अवार्ड जीत लिया है। ये वही डॉक्यूमेंट्री है जिसे पहले BBC ने ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया था और बाद में उसे चैनल 4 ने दिखाया। डॉक्यूमेंट्री गजा में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर हमलों की जांच पर आधारित है और अवार्ड जीतने के बाद फिल्म मेकर्स ने BBC पर सेंसरशिप और पार्टिलिटी के आरोप भी लगाए हैं। मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि स्पोर्ट्स, ऑयल, डिप्लोमेसी, मीडिया, नैरेटिव और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक फैल चुका है। अमेरिका पर दुनिया भर में रजाइम चेंज यानी विदेशी सरकारों को गिराने और अपनी पसंद की सरकारें स्थापित करने के आरोप दशकों से लगते रहे हैं और अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के कथित अपहरण के बाद ये बहस फिर तेज हो गई है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 में अमेरिका ने काराकास पर मिलिट्री रेड किया, जिसमें वेनेजुएलियन एयर डिफेंसेस को निशाना बनाया गया और मादुरो तथा उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि मादुरो नार्को टेररिज्म और इलीगल वेपन्स कंस्पायरेसी जैसे मामलों में वांटेड थे, जबकि क्रिटिक्स इसे एक और अमेरिकी रिजाइम चेंज ऑपरेशंस बता रहे हैं। दरअसल अमेरिका का फॉरेन इंटरवेंशंस का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, जिसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी से हुई है।
मोनरो डॉक्ट्रिन से मानी जाती है, जिसके तहत वाशिंगटन ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना इन्फ्लुएंस जोन घोषित कर दिया था और कहा यह था कि किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप यूएस सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने कई देशों में मिलिट्री कॉप्स, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, असैसिनेशंस और इन्वेजन्स के जरिए सरकारें बदली। 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मुज़द्दक़ी को CIA और ब्रिटेन की मदद से सत्ता से हटाया गया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑयल कंपनी के एसेट्स नेशनलाइज कर दिए थे। इसके बाद शाह को दोबारा मजबूत किया गया, लेकिन आखिरकार 1969 की ईरानी रेवोल्यूशनरी में वे भी सत्ता से बाहर हो गए। 1954 में ग्वाटेमाला में प्रेसिडेंट जाकोब अरबेज की सोशली एग्रेसिव पॉलिसीज और लैंड रिफॉर्म से अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड फ्रूट प्रभावित हुई, जिसके बाद CIA ने कॉप सपोर्ट किया और देश दशकों तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स और हिंसा में डूब गया। 1960 में कांगो के पहले प्रधानमंत्री पैट्रिका लुम्बो को भी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के दौरान हटाया गया क्योंकि वाशिंगटन को डर था कि कांगो सोवियत यूनियन के करीब जा सकता है। लुमुम्बा की हत्या के बाद मोबुतु डिक्टेटरशिप को US सपोर्ट मिलता रहा। वहीं वियतनाम में अमेरिका ने साउथ वियतनामीज लीडर निंगो दिन दिम के साथ कॉप सपोर्ट किया, लेकिन बाद में पूरा वियतनाम वॉर अमेरिका के लिए बड़ी हार साबित हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ब्राज़ील, इंडोनेशिया और चिली में भी अमेरिका ने एंटी कम्युनिस्ट कॉप्स को सपोर्ट किया। ब्राज़ील में 1964 के मिलिट्री कॉप के बाद डिक्टेटरशिप आई, जबकि इंडोनेशिया में सुहार्तो के रेस के दौरान लाखों सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट और एथनिक माइनॉरिटीज मारे गए। चिली में सोशलिस्ट प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलेंडर को हटाकर जनरल गुस्टो पिनचोट की मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाई गई, जिसने टॉर्चर और रिप्रेशन का दौर शुरू किया। 1983 में अमेरिका ने गैरंडा पर इन्वेजन किया और 1989 में पनामा पर हमला कर प्रेसिडेंट मैनुअल नोरिजिया को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2001 में 9/11 अटैक्स के बाद अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ, जहां तालिबान सरकार हटाई गई, लेकिन 2 दशक के बाद तालिबान फिर सत्ता में लौट आया। 2003 में इराक इन्वेजन के जरिए सद्दाम हुसैन को हटाया गया, लेकिन बाद में इराक सिविल वॉर और ISIS जैसी तबाही में फंस गया। हेती में भी 2004 में प्रेसिडेंट जीन बेरेट्रेंड अरिस्टाइड को हटाने में अमेरिका और फ्रांस पर आरोप लगे। अब वेनेजुएला क्राइसिस को भी उसी लंबे इतिहास का हिस्सा बताया जा रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े प्रोवन ऑयल रिजर्व्स वाले देश पर इन्फ्लुएंस के लिए संघर्ष जारी है। क्रिटिक्स का कहना है कि अमेरिका अक्सर डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी या एंटी टेररिज्म के नाम पर इंटरवेंशंस करता है, लेकिन कई बार उसके पीछे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, ऑयल रिसोर्सेज और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल की राजनीति छिपी होती है। जबकि सपोर्टर्स का दावा यह है कि इन ऑपरेशंस का उद्देश्य अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स को ख़त्म करना होता है। लेकिन इतिहास ये भी दिखाता है कि रिजाइम चेंज के बाद कई देशों में इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, डिक्टेटरशिप और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित ग्राउंड वॉर को लेकर मिडल ईस्ट में तनाव अब बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों अमेरिकन ट्रूप्स गल्फ रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं और मिलिट्री एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान की ज़मीन पर दोबारा से हमला किया तो ये ऑपरेशन वाशिंगटन के लिए बहुत महंगा और लंबा साबित हो सकता है। ईरान कोई छोटा बैटलफील्ड नहीं है, बल्कि ये 14 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाला विशाल देश है, जिसके उत्तर में कैस्पियन सी है, दक्षिण में पर्शियन गल्फ है और सी ऑफ ओमान है, जबकि देश के अंदर ज़क्रोस और अल्बरोज जैसी लंबी पहाड़ी श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। यही भूगोल ईरान को किसी भी फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ बेहद मजबूत बनाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दोबारा से ग्राउंड वॉर शुरू हुआ तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि ज़मीन पर उत्तरी सेना अक्सर सीमित ऑपरेशन से लंबी ऑक्यूपेशन और गोरिल्ला कन्फ्लिक्ट में फंस जाती है।
संभावित सिनेरियोज में सबसे पहले अमेरिका ईरान, आइसलैंड और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता था, जो दुनिया की खपत का लगभग 5वां हिस्सा है। लेकिन कन्फ्लिक्ट के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया और केवल फ्रेंडली कंट्रीज के कुछ टैंकर्स को पैसेज दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सेफ पैसेज के लिए कुछ शिप से $2 मिलियन तक चार्ज भी किए हैं। इसी वजह से ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस में भारी उछाल आया है। अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइसलैंड पर स्ट्राइक की है, जो ईरान का मुख्य ऑयल एक्सपोर्ट हब माना जाता है और करीब 90% ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट इसी से होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना आसान हो सकता है, मगर उसे होल्ड करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान सीधे आइसलैंड पर लड़ने के बजाय अमेरिकन ट्रूप्स को वहीं फंसाकर मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बना सकता है। यही खतरा कशिम, हार्मोज और लाराक जैसे आइसलैंड पर भी लागू हुआ है। ईरान के दक्षिण वाटर्स में कुल 42 आइसलैंड हैं, जिनमें से 18 इनहैबिटेड हैं और 24 अनहैबिटेड हैं, और कशिम आइसलैंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के साथ फैला हुआ है और बहरीन तथा सिंगापुर जैसे देशों से भी बड़ा है। वहीं ग्रेटर टॉम्ब, लेजर टॉम्ब और अबू मूसा जैसे आइसलैंड यूएई भी क्लेम करता है। इसलिए अगर अमेरिका इन्हें कैप्चर कर यूएई को सौंपने की कोशिश करता है तो यह डिकेड्स लॉन्ग रीजनल कन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। दूसरा सिनेरियो ईरान की सदर्न कोस्टलाइन पर एम्फीबियस अटैक का है। ये कोस्टलाइन अबेंडन से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर के पास गल्फ और गवातार तक करीब 1800 किलोमीटर तक लंबी है और खुजेस्तान, बुशहर, हार्मोज़गान तथा सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस से होकर गुजरती है। अमेरिका के पास गल्फ में स्ट्रॉन्ग नेवी और मरीन्स हैं जो ऐसे ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड हैं। लेकिन अगर अमेरिका कोस्टलाइन पर उतरता है तो ट्रूप्स लगातार ईरानियन मिसाइल्स, ड्रोन्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से अटैक्स झेलेंगे और फिर अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें और अंदर बढ़ना पड़ेगा, जिससे एस्केलेशन कंट्रोल से बाहर हो सकता है। सऊदी अरेबिया और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच इस वक्त मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक लड़ाई चल रही है और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आने वाले समय में यही टकराव पूरे खाड़ी क्षेत्र का भविष्य तय कर सकते हैं। दरअसल दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1950 के दशक के पुराने बुरैमी डिस्प्यूट तक जाती है, जब सऊदी अरेबिया ने यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को एक तेल से भरपूर रेगिस्तानी इलाके पर कब्जा छोड़ने के बदले रिश्वत देने की कोशिश की थी। लेकिन शेख जायद ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने उस इलाके पर हमला तक कर दिया था। अब कई दशक के बाद शेख जायद के बेटे यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच नया टकराव खुलकर सामने आ रहा है। दोनों देश अब तेल राजनीति से लेकर यमन, सूडान, लीबिया और इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट तक लगभग हर मुद्दे पर अलग अलग खेमों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूएई ने सऊदी अरेबिया के नेतृत्व वाले तेल संगठन ओपेक से अलग होने का फैसला कर लिया। यूएई अब ज़्यादा तेल तेज़ी से बेचकर तुरंत मुनाफा कमाना चाहता है, जबकि सऊदी अरेबिया लंबे समय तक तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यह सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट की लीडरशिप की भी लड़ाई है। सऊदी अरेबिया खुद को गल्फ रीजन का प्राकृतिक नेता मानता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा तेल भंडार है और इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना भी इसी के पास हैं। लेकिन यूएई अब खुद को एक ग्लोबल पावर और इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहता है और वे सऊदी दबाव में नहीं रहना चाहता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच यमन और सूडान जैसे देशों में
प्रॉक्सी वार जैसी स्थिति बन चुकी है। सूडान में यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरेबिया सरकारी सेना के साथ में खड़ा हुआ है। वहीं यमन में यूएई अलगाववादी सदन ट्रांजिशनल काउंसिल को सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरेबिया यमन की यूनिटी बचाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यूएई छोटे आकार की वजह से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए रेड सी और बाब अल मंदब जैसे स्ट्रेटेजिक इलाकों में अपने अलायंस बना रहा है, ताकि वे सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों को चुनौती दे सके। इसी दौरान इजराइल और ईरान के युद्ध ने भी दोनों देशों के बीच फर्क को और गहरा कर दिया है। यूएई ओपनली इजराइल के साथ पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया अब तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के साथ नया रीजनल ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल के मुद्दे पर भी दोनों देशों की सोच अलग हो चुकी है। यूएई ने 2020 में इजराइल के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे, जबकि सऊदी अरेबिया अब भी फिलिस्तीनियन स्टेट की मांग पर अड़ा हुआ है। गजा युद्ध के बाद सऊदी जनता में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और यही वजह है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब ज़्यादा सावधानी से कदम उठा रहे हैं।